हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है द्वादा एजुकेशन में। और एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं और वो संबंधित रहने वाला है नीति आयोग से। और नीति आयोग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा है इसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारी की सारी बातें आज यहाँ पर हम करेंगे। जैसा कि कुछ समय पहले अभी आपने देखा था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी जी को नियुक्त किया गया था और अब सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कौन है ये, आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लास्ट में आप लोग जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। उसके पहले आप लोग पूरा वीडियो को आइए एंजॉय करिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी बहुत सारा जगह इसको कवर किया गया था। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नीति आयोग के अब नए सीईओ जो हैं वो बनने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि अमिताभ कांत जी हैं, वो अभी तक नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे। अब उनके रिटायरमेंट का समय आ चुका है और उनके रिटायरमेंट के बाद ये अय्यर साहब जो हैं इनका स्थान लेने वाले हैं। अय्यर से याद आया आप लोगों को एक मूवी जिसमें आपने देखा होगा, काफी लंबा चौड़ा नाम आता है ना। आई थिंक आप सभी को पता होगा। हालांकि वो अय्यर नहीं है, ये काफी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। यदि इनके बैकग्राउंड की हम बातें करें तो बहुत सारे भारत के जो प्रोजेक्ट रहे हैं या फिर भारत के बहुत सारे जो मिशन रहे हैं उनमें इनका योगदान रहा है। आइए हम देखते हैं किन किन मिशन में, किन किन चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान जो है वो दिया है। उसकी यदि मैं यहाँ पर बातें करता हूँ, सबसे पहले यदि हम बातें करेंगे तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, याद रखना, जो कि अभी स्टार्ट हुआ था रिसेंटली, आप सभी को पता होगा, जिसके तहत लगभग भारत के सभी गाँवों को, है ना, सभी गाँवों को इवन शहरों को ऐसा बनाया जा रहा था कि हम खुले में शौच मुक्त। सबसे मेजर जो एम था स्वच्छ भारत मिशन का वही था कि हर घर वहां पर शौचालय बनाया जाएगा, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, ताकि जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स है शहरी क्षेत्रों में भी आ रही थी, क्योंकि जो पटरी के आसपास या फिर और जो स्लम एरियाज पे जो लोग रहते हैं, बाहर में शौच करने जो जाते थे, उनसे निजात पाने के लिए, उस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, उसके पीछे जो थिंक टैंक था, यानी कि जो दिमाग थी, जिन्होंने जो आइडिया दिया था, वो यही व्यक्ति थे। कौन? ये अय्यर जी, जो कि अभी नए सीईओ बनने वाले हैं। हालांकि घोषणा हो चुकी है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अमिताभ कांत जी के रिटायरमेंट के बाद ये जो है उनकी जगह लेने वाले हैं 30 जून को, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट यहां पर यदि हम बातें करते हैं तो ये अभी रिसेंटली यदि हम बातें करें अभी, है ना, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव के रूप में, याद रखना, क्योंकि जितना भी मिनिस्ट्री होता है, जो भी आपके मंत्रालय होते हैं, वहां पर कोई ना कोई सेक्रेटरी जरूर होता है। आप यदि कभी दिल्ली गए होंगे घूमने या नहीं भी गए होंगे, दिल्ली में कोई रहते हैं तो उनको पूछेगा क्या सचिवालय वाला क्षेत्र वहां पर किधर पड़ता है करके, तो बिल्कुल वही जो राष्ट्रपति भवन रहता है, मतलब वो पूरा का पूरा एरिया ही रहता है जहां पर पूरे मंत्रालय, सचिवालय एंड ऑल, वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो सचिवालय होता है उसके अंतर्गत मतलब जितने भी आप लोगों के आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, कलेक्टर वगैरह के प्रमोशन के बाद ये बड़े बड़े सचिव यानी कि सेक्रेटरी के स्तर पर जाते हैं। जैसे राज्यों की भी हम बातें करते हैं तो राज्यों में भी जो आप लोगों के मंत्रालय होते हैं उनके भी सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं। वैसे ही यहाँ पर केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जिसको हम लोग जानते हैं सैनिटरी एंड वाटर डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट। तो वहां पर ये क्या बोलते हैं, एज अ सेक्रेटरी, एज अ सचिव यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और चूंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई ये और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो योजनाएं थी उनमें इन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे कि जल जीवन मिशन की हमने बातें कर ली, स्वच्छ भारत मिशन की हमने बातें कर ली, तो वहां पर इनका कंट्रीब्यूशन जो है रहा है। बहरहाल प्रश्न जो आपको यह पूछा जाता है, मैं तो एक्चुअली आप लोगों को डिटेल्स बता रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी रूप में कहीं से भी यदि क्वेश्चन है यहां से तो वो सारी की सारी चीजें बन जाए। इवन दो यदि आप मेंस लिखना चाहते हो, क्योंकि मैं डेटा या फिर मैं चीज़ें ऐसी लेकर आता हूं ताकि आपको एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अदरवाइज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई नीति आयोग के नए जो सीईओ हैं वो कौन बने हैं, तो आप बता सकते हो सर यस परमेश्वरन अय्यर बने हैं, ठीक है ना। किनका स्थान ले रहे हैं, तो अमिताभ कांत का। हो गया, आधे सेकंड मतलब आधे मिनट का वीडियो रहने वाला है, लेकिन मैं जानबूझकर आप लोगों को वो सारी डिटेल वाली चीज़ें बताता हूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चन यदि कहीं से भी आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपसे चूकना नहीं चाहिए। और यह जो तरीका है, यह जो टेक्निक है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं आपका कमेंट, आपका प्यार और आपका बिलीव मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे और कुछ चीज़ें जो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई साहब अमिताभ कांत का जो जगह है वो लेने वाले हैं, उनका जो स्थान है वो लेने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी कंपोजिशन यानी कि संगठन की यहाँ पर हम बातें करेंगे, है ना, संगठन,
संरचना की हम बातें यहाँ पर करते हैं। नीति आयोग का जो गठन है वो कैसे होता है। देखिए इसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो पार्ट टाइम होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको पदेन बोला जाता है, पदेन यानी कि एक्स ऑफिशियोज रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि यही रहेंगे, इसके अलावा कोई और रह ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके सिंपल बैकग्राउंड की यदि मैं बातें करता हूँ। बैकग्राउंड इन द सेंस ये कब आया था, क्या हुआ था, मेरे ख्याल से बताने की नीड नहीं है। योजना आयोग को जब स्टार्ट किया गया था 1951 में, तो बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी चल रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5 ईयर जो प्लानिंग था, उसका जो समय था, कार्यकाल था 2012 से लेके 2017 2017 तक। बीच में ये ब्रेक हो गया, मोदी गवर्नमेंट आई। जब 2014 में मोदी सरकार आई तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बोले अच्छी बात है, उसके जगह क्या लेके आओगे, उसके जगह हम लेके आएंगे नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म बताने की नीड है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छोटी छोटी तमाम चीजें जिसको मेरे को बताने की नीड नहीं, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो 2014 में यह निर्णय लिया गया कि भाई साहब अब हम इसको खत्म करते हैं, और 1 जनवरी 2015 से, याद रखिएगा है ना, 1 जनवरी 2015 से इसको लागू कर दिया गया। बोला गया कि भाई साहब जैसे योजना आयोग होता था ना, उसी के स्थान पर अब जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में, ये वर्ड काफी महत्वपूर्ण है, इसको लिखिएगा जरूर, सरकार के थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है एक मशीनरी जो कि दिमाग, जैसे आपका थिंक टैंक क्या होता है, आप कुछ काम करते हो तो आपका जो दिमाग रहता है, आपकी जो ये जो शरीर में यहाँ पर जो माइंड रहता है, वो सोचता है ना कि हम ये चीज़ें करेंगे कैसे। वैसे सरकार को सलाह देने का काम, एक प्रकार से सलाहकारी संस्थान है ये, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं। मतलब मंत्री लेवल के लोग रहेंगे, आईएएस लेवल के लोग शामिल रहेंगे, इसके अलावा कारपोरेट लेवल के लोग शामिल रहते हैं, प्राइवेट लोग, बहुत सारे लोग इसमें, अभी स्ट्रक्चर की हम बातें करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, और ये सबको मिलकर जो नीति आयोग जो है वो बनता है ना। अब किसको किसको मिलकर बनता है सर, आइए हम लोग थोड़ा फटाफट इसको हम देख लेते हैं। और ये सब पुरानी चीजें मेरे को बताने की नीड नहीं है ना। मुद्दे की जो बात थी वो मैं यहाँ पर करूंगा, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है जो कि जाननी आवश्यक है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बातें कर लेता हूं, तो जो चेयरपर्सन या फिर जो अध्यक्ष जो रहेगा, है ना, ये पदेन होगा। पदेन इन द सेंस जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का, वो तुरंत उसी दिन नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा, जैसे कि योजना आयोग में क्या होता था, जो भी प्रधानमंत्री होते थे वो प्रधानमंत्री का पद हासिल करते ही योजना आयोग के पद पर, ऐसे ही वो अध्यक्ष के पद पर आसीन हो जाते थे, सीधी सी बात है। तो वैसे ही भारत में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, 2014 के बाद से तो पीएम अभी एक ही है ना। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में कोई दूसरा प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है। चाहते हैं कि नहीं, देखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, क्या चाहते हो ये भी बता देना है कमेंट में, राइट। सो अगला जो भी प्रधानमंत्री, मतलब जो भी अभी वर्तमान में पीएम रहेगा, वही अक्सर अध्यक्ष हो जाता है। इसके बाद यदि हम बातें करते हैं गवर्निंग काउंसिल, यानी कि सर और जो परिषद रहते हैं इसके, है ना, और भी जो उनकी परिषद रहेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन रहेगा, ठीक है। इसमें जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई साहब यूटी जो रहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, यहां पर किनको नियुक्ति, मतलब प्रशासक की भूमिका कौन निभाता है, यहां पर प्रशासक की भूमिका निभाने वाला होता है उपराज्यपाल, ठीक है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल हो जाएंगे, और जितने भी राज्य हैं उनके कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। ये भी इनके क्या रहेंगे सर, सदस्य रहेंगे, यानी कि गवर्निंग काउंसिल्स के अंतर्गत आएंगे। रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय जो परिषद रहेंगे, उसमें कौन कौन रहेंगे, है ना, फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस। मतलब यदि ऐसा लगता है कि हमको आवश्यकता है, यदि ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जैसे कि हमने बातें कर ली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमको नीड है, ठीक है ना, क्षेत्रीय परिषद में, तो हम ले लेंगे। यदि हमको लगता है कि सेंट्रल रीजन में हमको नीड है, तो हम इसका गठन कर लेंगे। समय समय पर जो है इनका गठन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कौन रहेंगे बेटा, फुल टाइम मेंबर्स रहते हैं। फुल टाइम यानी कि यहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं परमानेंट मेंबर, जिसको हम बोल सकते हैं परमानेंट। एक्चुअली क्या होता है ना फुल टाइम, मतलब देखो, जैसे कि मैं सुमन बेरी की मैं बातें करूंगा, आपने कई बार ऐसे सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और उनको आगे चल के प्रमोट कर दिया जाता है, एज ए किसके रूप में, एज ए सीईओ के रूप में, एज ए वाइस चेयरमैन के रूप में, ठीक है। जनरली वाइस चेयरमैन के रूप में करते हैं, सीईओ के रूप में तो नहीं, जनरली उपाध्यक्ष के रूप में ऐसा किया जाता है, राइट। तो ऐसे हम देख सकते हैं, तो एक रिसेंट उदाहरण आपने देखा है। तो ये हो जाएंगे आपके फुल टाइम मेंबर्स, यानी कि आपके हमेशा रहने वाले। उसके बाद हो जाएंगे पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में अधिकतम 2 हो सकते हैं। रोटेशनल यानी कि एक, जैसे 2 गए फिर आए, जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा, कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग एंट्री करते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग एंट्री करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा, है ना। ये एक रोटेशनल फॉर्म में चलेगा, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। नाउ
एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि पदेन सदस्य कौन हो जाएगा, मैक्सिमम 4 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अधिकतम कितने हो सकते हैं भाई साहब, अधिकतम जो पदेन सदस्य जो रहेंगे वो अधिकतम जो संख्या वो यहाँ पर 4 हो सकते हैं। ये कौन रहेंगे, मंत्री परिषद के लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे यहाँ पर, मंत्री परिषद के लोग, अधिकतम 4 रहेंगे मंत्री परिषद। अब बोलोगे ये मंत्री परिषद के लोग रहेंगे सर, ये तो ठीक है, इसको कौन करेगा, मतलब डिसाइड कौन करेगा, तो भैया ये नॉमिनेटेड किया जाएगा, यानी कि इसको नामांकित किया जाएगा किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी सीधी सी बात है, यदि आपको इस क्षेत्र में आना है, आपको लगता है कि मुझे नीति आयोग का हिस्सा बनना है, तो प्रधानमंत्री का आपको प्रमुख हिस्सा यानी कि उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी बोलो, थोड़ी बहुत उसका तारीफ करना पड़ेगा, तभी पीएम आपको अपने अंडर में रखेगा, है ना। इसके बाद स्पेशल इनवाइटीज, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये कई बार आपने देखा होगा, बहुत बहुत यंग लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। आपको ऐसा क्या लगता हो कि नीति आयोग में केवल डोकरे ढाकरे लोग, बुढ़ो लोग रहते हैं, नहीं, अच्छे अच्छे 30-35 साल 34 साल वाले यंग लोग भी यहाँ पर रहते हैं। कई एंटरप्रेन्योरशिप लोग यहाँ पर, कई जितने भी नवाचार करने वाले लोग हो गए, कई एक्सपर्टिक्स लोग हो गए, डिफेंस एक्सपर्ट हो गया, है ना, एजुकेशन एक्सपर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग जिन इस पर्टिकुलर चीज़ों को जो नॉलेज रखते हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। हालांकि इनका कार्यकाल कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद इनको हटा दिया जाता है, समय समय पर इनको लिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा नीति आयोग के, जैसे आप ना इनके वेबसाइट में जाना, आप कभी एक काम करिएगा नीति आयोग, क्योंकि यहाँ पर यार देखो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो जबरदस्ती का जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो, शॉर्ट में हम मतलब कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें हम बता सके, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। तो कुछ चीज़ें आप स्वयं करिएगा, नीति आयोग के वेबसाइट में जाना, जाके देखना, ये सब मेंबर्स के नाम, एक्सपर्टीज के नाम आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे यंग लोग रहते हैं, बहुत सारे यंग लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीईओ की यहां पर हम बातें करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो अभी हमने देखा अपॉइंटेड बाय द पीएम, है ना, फॉर फिक्स टेन्योर, याद रखना। और इनका जो रैंक रहता है वो कौन से रैंक होता है, सेक्रेटरी रैंक का होता है। सेक्रेटरी यानी कि हमने ऑलरेडी बताया कि सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, तो ऑफ कोर्स भाई ऑलरेडी ये सचिव था पहले ही दूसरी जगह, है ना, अय्यर साहब जो थे पहले सचिव थे ऑलरेडी। और ये इनका जो कार्यकाल रहता है वो फिक्स रहता है। जैसे अमिताभ कांत की हम बातें करते हैं, 2016 में उनको अपॉइंट किया गया था और 2021 तक के लिए रखा गया था। 21 के बाद फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा के 2022 तक के लिए इसको रख दिया गया। तो इस प्रकार से लगभग 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। तो समय समय पर इनको बढ़ाया जाता है, लेकिन एक फिक्स जो रहता है कार्यकाल, है ना, फिक्स टेन्योर जिसके लिए रखा जाता है। और ये सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं जिनको सीईओ के रूप में अपॉइंट किया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इसके बाद सर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो और अन्य जो सचिव रहते हैं उनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और एक जो रहता है जहाँ पर ये मिसिंग है वो होता है वीसी, होता है वाइस चेयरमैन रहता है, जिसके हमने ऑलरेडी बातें कर ली। सुमन बेरी साहब को अभी रिसेंटली बनाया गया था, है ना, सुमन बेरी साहब को रिसेंटली अभी बनाया गया था। और सुमन बेरी, है ना, सुमन बेरी जो है ये किनको रिप्लेस करके आया, इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, है ना। आपको कमेंट करना है कि सुमन बेरी को हमने बनाया था उपाध्यक्ष नीति आयोग का, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, यानी कि किसके स्थान पर सुमन बेरी साहब को जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये सारे के सारे जो डेटा है भाई हमने पीआईबी से लिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे रहता है, अरे सर ये ऐसा नहीं है, सर ये वैसा नहीं है, सर ऐसा वैसा, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मैं ऑथेंटिक सोर्सेज को यूज करता हूँ। सोर्स यहाँ पर क्लियर लिखा है पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लेंगे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक उठा लेंगे, कहीं और से उठा लेते, कहीं और दूसरी जगह से, कई बार जो सिंपल जो दैनिक न्यूज़पेपर वगैरह रहता है उसका देख लेते हैं, बोलते हैं सर ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यहाँ पर आप सीधे सीधे सरकारी आंकड़ों पे बिलीव करते हो, जो सरकार जो आंकड़े आपको जारी करती, सरकारी वेबसाइट से जो चीज़ें, मैंने इसलिए मैंने बोला आपको वेबसाइट में जाके एक बार देखना, आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कई बार आप लोगों को पूछा गया एग्जाम में, नीति आयोग के 7 स्तंभ आ रहे समझ में, नीति आयोग के 7 पिलर्स। ये नीति आयोग के 7 पिलर्स क्या क्या है, एक बार चलिए यहां से हम लोग देखते हैं फटाफट। यहां से जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा होगा, प्रो पीपल, उसके बाद है प्रो एक्टिविटी, है ना, देन है पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आइए वन बाय वन इन चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या क्या होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, टेंशन लेने की नहीं रही है ना। जैसे यहाँ पर दिखा है प्रो पीपल, और ये पूरी की पूरी चीजें यहीं पर एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्तियों तक, एक एक व्यक्तियों तक पहुंच रखता है, अंतिम व्यक्तियों तक जो अपनी पहुंच है वो सुनिश्चित करता है। समाज के साथ साथ, टेंशन लेने की नहीं बेटा, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूं मैं, समाज के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर
ये ध्यान देता है कि एक समाज सोसाइटी के साथ साथ व्यक्तिगत इंडिविजुअल को भी क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, इंडिविजुअल तक भी पहुंच, यानी कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक अंतिम व्यक्ति है, उन तक भी इसका जो फायदा है, फायदा इन द सेंस जो भी आप नीति बना रहे हो, जो भी आप योजना लेकर आ रहे हो, उनका क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए, ये इनका एम होता है, ये इनके पिलर, ये इनके स्तंभ है ना। दूसरे यदि हम बातें करते हैं प्रो एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब है इनका जो कार्य है, एक्टिविटी का मतलब होता है कार्य रहता है, ये जो कार्य रहता है ना, ये भाई हर व्यक्ति, हर नागरिक के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्कीम लेकर आ गया या फिर आपने कोई योजना लेकर आया और वो मतलब सस्ते में चला गया या फिर ठंडे बस्ते में चला गया, ये होना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए इसके प्रति। दूसरा यहां पर बोला गया है पार्टिसिपेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सहभागिता, सहभागिता बोल सकते हो आप, है ना, सहभागिता, ठीक है, सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जितने भी नागरिक हैं सबकी सहभागिता होनी चाहिए। देखिए दो प्रकार की चीजें रहती हैं, एक ऐसा है कि यहां पर मैं उदाहरण लेके चलता हूं, है ना, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, और ये कौन है, ये गवर्नमेंट है। ध्यान से समझना कि ऑप्शन 3 में, सॉरी, ये नंबर 3 और नंबर 1 में कैसे अंतर है, कैसे अंतर है समझिएगा। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी है, ये सरकार है, सरकार ने दोनों के लिए क्या लिया, दोनों के लिए भोजन लेकर आई, दोनों को उन्होंने भोजन प्रदान किया, ठीक है ना, समझना, दोनों को उन्होंने समान रूप से ट्रीट किया। लेकिन किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं या कोई भी चीजें हो रही हैं, इसमें केवल व्यक्ति ए को बुलाया जाता है, बोलता है कि भाई आइए आप अपनी बातें रखें, आप ये सब चीजें करें। व्यक्ति बी को बोला जाएगा कि नहीं बेटा तुम चुपचाप घर में पड़े रहो, तुमको खाना मिल रहा है, तुमको भोजन मिल रहा है, तुमको चीजें मिल रही है, तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी कोई नीड नहीं है, तुम चुपचाप घर में पड़े रहो। तो ये गलत है। नीति आयोग कहता है कि सभी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, सभी व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है, सभी व्यक्ति को सामने खुलकर आना जरूरी है। ये नीति आयोग का उद्देश्य है या फिर उनके पिलर्स के अंतर्गत आता है। एम्पावरिंग मतलब है, स्पेशली यहाँ पर देखना, जब भी एम्पायर की हम बातें करते हैं मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का महिलाओं को आगे लेकर आना। विमेन एम्पावरमेंट आपने सुना होगा, महिला सशक्तिकरण, तो एम्पावरिंग मतलब होता है सशक्तिकरण। तो यार सीधी सी बात है, सशक्तिकरण यानी कि किसको आप लेकर आओगे आगे, जो कि समाज की मुख्य धारा से जिन लोग पीछे छूटे हुए हैं, स्पेशली महिलाएं हो गई, विकलांग हो गए, आपके जो जितने भी जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हो गए, उनकी हम यहाँ पर बातें करते हैं, है ना। इंक्लूजन ऑफ ऑल, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, सभी का समावेशन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, सभी लोगों को क्या किया जाएगा यहाँ पर, समावेशन। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मेंस वगैरह यदि कुछ लिखोगे या कुछ पेपर्स वगैरह कुछ आएगा जिसमें डिटेल में पूछा जाएगा, तो ये यहीं से आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी, राइट, मतलब यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है कंटेंट। तो आप ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है अरे सर ये सब क्या करेंगे हम जान के, आपको जानना आवश्यक है। जान लो, पढ़ लो भाई, फोकट में वेब सीरीज देखोगे, है ना, क्या बोलते हैं, फेसबुक चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, उससे अच्छा तो ये है ना कि 4 ज्ञान की बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सभी लोगों का समावेशन जो रहता है, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे जेंडर के आधार पे हो, चाहे आपको नस्ल के आधार पे हो, ये सभी लोगों को समावेशन किया जाना है, सभी लोगों को फायदा इसको मिलना है। नेक्स्ट देखो, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। इक्वालिटी मतलब समानता, सभी के सभी लोगों को समान समानताएं, समान समानता का जो अवसर है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें सिमिलर है, कोई नया चीज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ना, आप लोगों के प्रति जो भी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब इसका हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं रहा है हिंदी में, ट्रांसपेरेंट होना, कहने का मतलब है पारदर्शिता। यस, हिंदी में बोलते हैं इसको पारदर्शिता। कोई चीज यदि की जा रही है, जैसे कि आपने 100 पोस्टर निकाला, 100 पोस्टर निकालने के बाद आप डायरेक्ट कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा 100 लोगों का नाम निकाल दे रहे हो। आपने 100 पोस्ट के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाला उदाहरण के तौर पे, है ना, 100 लोगों का आपने सीधा लिस्ट में नाम दे दिया। आपने ये नहीं बताया कि किसका कट ऑफ कितना है, किसका मार्क्स कितना, ये भी नहीं बताया आपने, ना ही आपने कट ऑफ बताया, ना ही आपने किसी का मार्क्स बताया, ठीक है ना। बस आपने 100 लोगों का नाम बता दिया कि भाई ये 100 लोग हैं, ये लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, यहाँ पर पारदर्शिता नहीं हुई। आप सबसे पहले ऑफिशियल कट ऑफ जारी करिए, उसके बाद आप सबसे पहले आप उसके मार्क्स बताइए। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि पारदर्शिता होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, कोई भी आप लोगों की योजना हो, सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये सरकार का, सॉरी, नीति आयोग के 7 प्रमुख स्तंभ हैं, 7 मेन पिलर हैं। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, राइट। आइए बेटा, अब कुछ और चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखते हैं इंडेक्सेस की, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है यही मैं बोल रहा हूं, मैं अभी गारंटेड बोल सकता हूं ना, ये तो पता चल जाएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन जहां जहां पर क्वेश्चन करता हूं, जानबूझकर इसलिए मैं क्वेश्चन बीच बीच में करता हूं। इससे ये साबित हो जाएगा कि जो बच्चे कमेंट करते हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं। अदरवाइज क्या होगा, क्लिक तो यार इतने सारे लोग क्लिक करते हैं, अच्छा हाँ, ये नीति आयोग का नया अध्यक्ष कौन है, ये बस नाम जान लिए,
किसको इन्होंने नया मतलब किसका रिप्लेस किया, नाम जले, हो गया, खत्म, बात खत्म। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका नॉलेज केवल उतना रहेगा। और जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पूरी चीज़ों के बारे देख रहे हैं, उनका नॉलेज उतना एक्स्ट्रा रहेगा। फिर आप बोलोगे अरे सर पेपर टफ आ गया सर, अरे सर पेपर ऐसा आ गया सर, अरे सर, फिर बहाने कर दो। चीज़ें यहाँ पर फ्री में मिलती हैं, चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा दी जाती हैं, बट लोग रहते हैं कि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियो पे 1 घंटे बाद मान लेते हैं 100 व्यू आ रहे हैं, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, मुश्किल से 10 से 20 लोग जो रहेंगे वो पूरा वीडियो देखेंगे, गारंटेड बता रहा हूँ भाई, नहीं देखता कोई। क्योंकि जो कमेंट करते हैं ना, जैसे मैंने जानबूझकर मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे, यहाँ पर फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो सबको पता है कौन कहाँ पर वीडियो देखता है, कौन क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि जो इंडेक्सेस है वो जारी किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली अभी पूछा गया था, यस और नो, आप लोग कमेंट करके बताना। जो बच्चे इस वीडियो यहाँ तक पहुंचे उन लोग बताना कि हाँ सर, ये प्रश्न अभी रिसेंटली सीजी के एक एग्जाम में पूछा गया था कि भाई साहब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था। कमेंट करके बताइए कि हाँ जी सर, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ना, ताकि पता चले कि हाँ आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, बताना। और किस एग्जाम में पूछा गया था ये भी कमेंट करके बताना। छत्तीसगढ़ का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो भाई नीति आयोग जारी करता है, सीधी सी बात है। अब आपको लगेगा अच्छा, जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक क्या लगता है, अरे बाप रे, एक बार क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी चीजें लास्ट तक पढ़नी होती हैं, एनालिसिस करना होता है, माइंड में रखना होता है, तब जाके वो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये आया था, जिसको मैंने करंट अफेयर के सेशन में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। इसके अलावा क्या क्या आयोग मतलब क्या क्या सूचकांक लोग जारी करते हैं, कृषि परिवर्तन सूचकांक, ठीक है ना, यानी कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन यानी कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, जिला अस्पताल सूचकांक, एक्सपोर्ट है ना, प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक, इंडिया इनोवेशन एक्स यानी कि सर भारत नवाचार सूचकांक, ये भी कई बार आप लोगों को बताया हूं मैंने, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, याद रखना एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल का मतलब क्या हो जाए, सतत, डेवलपमेंट यानी कि विकास, और गोल यानी कि लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ये भी जारी किया जाता है, वैसे वर्ल्ड लेवल पर रहता है, ठीक है ना, इंडिया लेवल पे भी इसको जारी किया जाता है। स्टेट एनर्जी इंडेक्स ये भी मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, जिसमें कर्नाटका जो है नंबर 1 था, राजस्थान नंबर 2 पे आया था। स्टेट हेल्थ इंडेक्स यानी कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। तो इस प्रकार से इतने सारे लगभग सूचकांक जो है, इंडेक्सेस जो है, वो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा सर जैसे हम बातें कर लेते हैं कि क्या क्या इन लोग बुक जो है या डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करते हैं, तो जैसे कि 15 ईयर विजन हो गया, 7 ईयर स्ट्रेटजी हो गया, 3 ईयर एक्शन एजेंडा हो गया, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी मेंस, चाहे सीजीपीएससी मेंस की बातें कर लो, चाहे एसआई मेंस की बातें कर लो, या फिर यूपीएससी मेंस की, कोई सा भी यदि आप मेंस का पेपर देते होंगे, तो ये सारे के सारे आंकड़े, साथ ही साथ कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो, सिंगल डे एग्जाम यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी ये सारे के सारे जो आंकड़े, ये जानकारियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो क्वेश्चंस मैंने पूछे, क्या क्या क्वेश्चंस मैंने पूछे, आप सभी को पता होगा, है ना, यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, उन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। दूसरा, जिन बच्चों को जवाब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो कैसा लगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको शेयर जरूर करिए यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर करते हैं ना तो उससे वीडियो की रीच जो है बढ़ती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिली, यदि आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को सही जानकारी दी, आपको लगता है कि मैं अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं तो बिल्कुल यहां पर लिखिए, और आपको लगता है कि सर कुछ और टॉपिक पे वीडियो आप बनाइए, तो उस टॉपिक को जरूर मेंशन करिए, उस टॉपिक पे जरूर हम वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग आ रहे हैं 1 जुलाई से डेली करंट अफेयर लेकर। तो देखिए, जैसे इस प्रकार से जो चर्चाएं हो रही है, ये हम रिकॉर्डेड सेशन में दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको लाइव सेशन में देंगे। इसी प्रकार से तमाम जो मुद्दों की जानकारियां हैं, समचर्चित मुद्दों की जो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह जो लेक्चर है आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसी होती रहेगी हमारी मुलाकात किसी और सेशन, किसी और वीडियो पे। तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।